प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नरेशन चैप्टर सिखाऊंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ग्रामर में देखा जाए तो इस चैप्टर में हर एक बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगा कि काफी सरल माध्यम से इस चैप्टर को आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं। आप बारीकी से इस वीडियो को देखते रहेंगे। नरेशन, ये नरेशन क्या है, नरेशन है क्या, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि नरेशन का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। और इस नरेशन की उत्पत्ति कहां से हुई? तो इस नरेशन की उत्पत्ति नरेट नामक शब्द से हुई, जिसका अर्थ ही होता है टू से, टू टेल। दैट मीन्स कहना, और किसी कथन को कहना ही नरेशन कहलाता है। देखेंगे, नरेशन का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। देखिए, नरेशन का शाब्दिक अर्थ कथन होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्टेटमेंट भी बोलते हैं। स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसे। अब सवाल है कि इसकी उत्पत्ति कहां से? तो इस नरेशन की उत्पत्ति, नरेशन शब्द की उत्पत्ति नैरेट नामक शब्द से हुई। इस नरेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो नैरेट नामक शब्द से हुई। अब नैरेट मीन्स क्या होता है? नैरेट ये शब्द क्या कहता है, अपने आप में क्या बयां कर रहा है? तो ये जो नैरेट शब्द है, नैरेट शब्द मीन्स होता है टू से। दैट मीन्स कहना। देखिए, ये जो नैरेट शब्द है, जिसका अर्थ होता है टू से, दैट मीन्स कहना। हम किसी बात को कहते हैं, किसी कहानी को कहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोलते हैं, कुछ भी जो हम कहते हैं वो नैरेट होता है। जब हम किसी कथन की चर्चा करते हैं, किसी स्टेटमेंट की चर्चा करते हैं, और जब हम बोलते हैं उसे, तो उसे हम लोग नरेशन कहते हैं। फिर से क्लियरली समझेंगे कि नरेशन का शाब्दिक अर्थ कथन होता है, जिसे इंग्लिश में स्टेटमेंट कहते हैं। नरेशन शब्द की उत्पत्ति नैरेट नामक शब्द से हुई है, जिसका वास्तविक अर्थ होता है टू से। दैट मीन्स कहना। अब हम नरेशन को डिफाइन करते हैं। ये नरेशन क्या है? नरेशन है क्या? टू टेल अ स्टोरी। टू टेल अ स्टोरी, नरेशन। टू टेल अ स्टोरी और टू टेल समथिंग that is called narration। मैंने कहा कि टू टेल ए स्टोरी, टू टेल ए स्टोरी मतलब किसी कहानी को कहना। टू टेल समथिंग, किसी भी चीज के बारे में कुछ बोलना, ये दैट इज कॉल्ड नरेशन। जब हम किसी कहानी को कहते हैं, किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, किसी व्यक्ति की चर्चा करते हैं, तो ये सब क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है।
अब सवाल आपके सामने है कि हम किसी कहानी को, किसी बात को हर एक लोग एक ही तरह से तो नहीं व्यक्त करते, सब लोग अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं, सबका बोलने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग तरीके से सब लोग अपनी अपनी बात को रखते हैं। तो ये नरेशन जो है इसको कितने भागों में बांटा है, यानी हम किसी कहानी को हम कितने तरीके से कह सकते हैं? तो हम किसी कहानी को दो तरीके से कह सकते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच होता है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो हम नरेशन को दो भागों में बांटते हैं। यह है नरेशन और इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, अब दोनों बात को समझना है। डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? देखिए, डायरेक्ट स्पीच जो है, जब कोई वक्ता किसी कथन को कहता है और ठीक उसी के कथन को हम आपके सामने व्यक्त कर दें, हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त कर दें, उस वक्ता के कथन में जरा भी परिवर्तन हम ना करें, उसके कहे गए कथन को आपके सामने उसी के शब्दों में मैं आपके सामने अगर प्रस्तुत कर दूं, तो ये कहलाता है डायरेक्ट वे ऑफ नरेशन। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। मैंने क्या कहा कि अगर कोई वक्ता किसी कथन को कहता है और उसी कथन को मैं आपके सामने हूबहू उसी के शब्दों में प्रस्तुत कर देता हूं, तो ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, क्योंकि इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं, उसके कथन को ही आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब सवाल उठता है इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई वक्ता किसी कथन को कहता है और आप या हम उस कथन में थोड़े जरूरी बदलाव कर देते हैं, कुछ नेसेसरी फॉलोइंग चेंजेस हम लोग करते हैं, अपने हिसाब से उसमें कुछ बदलाव लाकर हम दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट वे ऑफ नरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच फिर से समझेंगे, किसी वक्ता के कहे गए कथन को जब हम दोबारा किसी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो हूबहू उसी के शब्दों में प्रस्तुत नहीं करते, उसमें कुछ जरूरी बदलाव कर देते हैं और अपने हिसाब से उस वक्तव्य को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो यह कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको समझना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें बहुत सारे रूल्स भी हैं। हम बात करते हैं पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों पे चर्चा करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? संभवतः ये आप समझ गए होंगे। मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात में कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट पे पहले चर्चा करता हूं, फिर मैं इनडायरेक्ट भी आपको समझाऊंगा। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच मैंने जैसा कि कहा कि वेन बी, इंग्लिश में से जरा समझेंगे कि वेन बी स्टार्ट ए रीनैरेट स्टेटमेंट। देखिए, जब भी हम किसी कहे गए कथन को फिर शुरू करते हैं विदाउट फॉलोइंग एनी नेसेसरी चेंजेस, विदाउट फॉलोइंग एनी नेसेसरी चेंजेस, बिना किसी बदलाव के, तो यह कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। हम लिखेंगे कि व्हेन वी री नैरेट ए नैरेटेड स्टेटमेंट without any following necessary changes, that is called
डायरेक्ट स्पीच। इसको समझेंगे ध्यान से। हमने कहा कि when we restart a narrated statement। ठीक है, मैंने कहा कि when यानी जब, we restart हम फिर से शुरू करते हैं कहना, a narrated statement। narrated statement मीन्स क्या? किसी कहे गए कथन को जब दोबारा स्टार्ट करते हैं कहना, विदाउट एनी फॉलोइंग नेसेसरी चेंजेस, और वो भी बिना किसी बदलाव के जब कहना शुरू करते हैं, तो ये कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। अब हमें समझना है इनडायरेक्ट स्पीच। हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पर। ये क्या है? तो मैंने आपको समझाया कि when we restart a narrated statement with some following necessary changes without altering the meaning of the statement। समझना है ध्यान से कि जब हम किसी कहे गए कथन को पुनः स्टार्ट करते हैं कहना, और उसमें कुछ जरूरी बदलाव करते हैं, बदलाव भी इतना करना है कि उस वक्तव्य में परिवर्तन ना आए। ऐसा नहीं कि उसके मीनिंग में ही परिवर्तन आ जाए, बदलाव भी हमें उतना ही करना है जिससे कि वक्तव्य में किसी तरह का परिवर्तन ना आए। तो देखना है कि when we restart a narrated statement with some following necessary changes without altering the meaning of the statement, that is called indirect speech। That is called indirect speech। ये दोनों स्पीच संभवतः आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच में जहां हम किसी कथन को बिना किसी बदलाव के प्रस्तुत कर देते हैं, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट स्पीच में जहां हम किसी कथन में कुछ जरूरी बदलाव करके किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि परिवर्तन इतना हो कि उसके अर्थ में संभवतः कोई बदलाव ना आए। अब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ गए। ये मूलतः ये जो चैप्टर है, इसमें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचना है कि क्या ऐसा कारण है कि ये चैप्टर हमारे सिलेबस में है। उसका कारण ये है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसमें डायरेक्ट स्पीच दिया जाता है और ऑप्शंस में इनडायरेक्ट स्पीच रहते हैं। तो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको सेलेक्ट करना होता है। कभी कभी इनडायरेक्ट स्पीच ही रहता है और आपको डायरेक्ट स्पीच सेलेक्ट करना होता है। तो आपको रूल्स मालूम होगा कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, तभी आप ये ऑप्शंस सही सेलेक्ट कर पाएंगे। हम लोग वहीं पर आगे बात करेंगे। सबसे पहले अब आपको यह भी ध्यान देना है कि ये जो स्पीच है इसके कितने पार्ट्स, कैसे हम उस रूल्स की ओर आगे बढ़ेंगे। बेसिक बातों के साथ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उसको सीखते चलेंगे। समझना है कि कोई भी स्पीच जो है उसको दो पार्ट में बांटा गया। जैसे हम कहते हैं कि ही सेड टू मी यू आर माई टीचर। समझना है। देखिए, आप गौर कर रहे होंगे कि ये जो स्पीच है ये दो पार्ट में। ये पार्ट अलग है, देखिए ये पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है
ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं या इंट्रोड्यूसिंग स्पीच भी बोलते हैं इसे हम लोग। इंट्रोड्यूसिंग स्पीच के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि यहीं से इंट्रोड्यूस होता है कि आगे कथन क्या है। तो ये दो पार्ट में होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ये ध्यान देना है। जो अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच, जो बाहर है उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच या इंट्रोड्यूसिंग स्पीच कहते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है और सीखना रूल्स कि कैसे हम चेंज करेंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो हम लोग रूल्स पे आते हैं। सम इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ महत्वपूर्ण नियम्स की चर्चा हम लोग करते हैं। वो कौन से नियम हैं जिनके माध्यम से आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। बारीकी से ध्यान से देखेंगे, काफी सरलता से आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। देखिए, इसको दो रूल से समझा जा सकता है। किसी भी स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में आपको दो रूल सीखना पड़ेगा। दो रूल जब सीख जाएंगे, दोनों रूल पर अगर आपकी पकड़ हो जाएगी तो फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में बहुत सहूलियत होगी। और दोनों रूल्स क्या हैं? तो पहला है जनरल रूल्स और दूसरा है स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स, जनरल रूल्स, जनरल रूल्स, स्पेशल रूल्स। अब आपको यह भी समझना है कि जनरल रूल है क्या, किसे कहेंगे जनरल रूल, और ये स्पेशल रूल्स क्या है। तो जनरल रूल्स उसे कहा जाता है जो हर एक वाक्यों पर लागू हो जाए। यानी सीधा समझना है कि वैसा नियम जो हर एक वाक्यों पर लागू हो जाए, जिसे हम हर एक वाक्यों पर अप्लाई कर सकते हो, उसे हम जनरल रूल्स कहते हैं। अब स्पेशल रूल्स क्या है? तो वैसा नियम जिसे किसी खास वाक्यों पर ही अप्लाई किया जाता हो, जिसे हम केवल खास वाक्य पर ही लागू कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं स्पेशल रूल्स। सबसे ज्यादा ध्यान से हमें सीखना है जनरल रूल्स, क्योंकि जनरल रूल्स काफी बेसिक, आपके सामने मैं बेसिक इसका क्या है वो मैं रखने जा रहा हूं, और काफी बेसिक भी है ये अगर आधार पकड़ा गया तो फिर आगे चेंज करने में आपको तकलीफ नहीं हो। जनरल रूल को मैं बता दूं, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में इसे बांटा गया। कौन कौन से, जरा इसको समझिए। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले ध्यान देना चेंज ऑफ पर्सन। यही उलझन होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि फर्स्ट पर्सन कैसे बदलेगा, सेकंड पर्सन कैसे बदलेगा, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा। और सबसे ज्यादा मिस्टेक मैं आज तक देखते आया हूं विद्यार्थियों में यही होती है। आप चेंज ऑफ टेंस कर लेते हो आसानी से, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बड़ा आसानी से कर लेते हो, वो तो रट लेते हो, याद रहता है कि टुडे कैसे बदलेगा, स्टरडे कहां बदलेगा, ये सब आपको याद होता है। लेकिन चेंज ऑफ पर्सन में आपको काफी तकलीफ होती है। चेंज ऑफ पर्सन पे मैं बात करता हूं, समझेंगे कि जनरल रूल्स। तो जनरल रूल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब समझिए कि ये जो सामान्य नियम है, जनरल रूल्स, समान जो नियम्स हैं, इसको हम लोग 3 भागों में बांट करते हैं।
3 पार्ट। पहला चेंज ऑफ पर्सन, काफी इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा चेंज ऑफ टेंस। तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, चेंज ऑफ पर्सन, जहां पर आपको पर्सन बदलना, आप जानते हैं 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चेंज ऑफ टेंस, जहां पर टेंस बदलना है, प्रेजेंट, पास्ट, कैसे प्रेजेंट को कहां डालेंगे, पास्ट को कहां डालेंगे, फ्यूचर का क्या होगा। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो और अदर्स, जो सेंटेंस में जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं उसको कैसे चेंज करें। जैसे टुडे है तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट में डेड डे में बदलते हैं, आगे मैं बताऊंगा उससे भी। हम लोग सबसे पहले देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन। ये ध्यान देना है, तीनों रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसी पर पूरा नरेशन आप सीख पाएंगे। अगर ये रूल्स क्लियर नहीं हुआ तो नरेशन आप नहीं सीख पाएंगे। ये 3 रूल है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आधार है नरेशन का। इसी से आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आसानी से एग्जाम में भी विद इन अ सेकेंड आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन। देखेंगे सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन मैं आपको सिखाता हूं। चेंज ऑफ पर्सन क्या है, कैसे करेंगे आप चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन पहला रूल है और काफी इंपॉर्टेंट, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन कैसे करेंगे और किसको चेंज करेंगे। आप समझिए कि आपको जो स्पीच मिलेगा तो उसमें 2 पार्ट, मैंने अभी अभी समझाया आपको कि एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा। तो जो स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उसी के पर्सन को बदलना है। और कैसे बदलेंगे इसको समझिए। जो पर्सन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उसको आपको चेंज करना है जब आप इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तब। कैसे चेंज करेंगे, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप सन फॉर्मूला को फॉलो कर लेना। सन फॉर्मूला क्या है, सन फॉर्मूला आप देखेंगे वीडियो को। चेंज ऑफ पर्सन